अंधेरा अपने अंदर कितने रहस्यों को छिपाए बैठा होता है। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, ऐसा लगता है रहस्य की परतें भी बढ़ती जा रही हैं। आधी रात के वक्त घुप अंधेरा होता है और ऐसा लगता है ये अंधेरा कभी नहीं छंटेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे रहस्य की परतें उतरती चली जाती हैं और सुबह का वक्त आता है। यही कुदरत है, हर अंधेरा छंटता है, हर रहस्य से पर्दा उठता ही है और फिर एक अच्छी सुबह होती है। अपने बेड पर था जब मेरे चेहरे पर सूरज की किरणें पड़ी थीं। हर सुबह लगभग 8 बजे के करीब मेरे चेहरे पर सूरज की किरणें पड़ती हैं। मैंने अपने घर को ऐसे बनवाया है कि 8 बजे सूरज की किरणें अपने आप बेडरूम में पहुंच जाएं। मैं उठा, दोनों पर्दों को अलग अलग तरफ सटाया और सामने सूरज की किरणें पूरी तरह से अब साफ थी। मैंने अपने घर को सोच समझकर बनवाया है। अरे, मैंने अपने बारे में तो बताया ही नहीं। मेरा नाम रोशन है। मैं एक्स आर्मी ऑफिसर हूं। लगभग 10 साल मैं आर्मी में रहा और उसके बाद मैं रिटायर हो गया। अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता था, इसीलिए मैंने इस घर को एक शहर, एक गांव से दूर बनवाया। बड़ी जमीन खरीद ली थी मैंने और उसमें बड़ा घर बनवाया। पीछे बड़ा गार्डन है, वहां पर कई फलों वाले पेड़ लगे हैं और मेरा पूरा दिन यहीं पर निकल जाता है। जैसे बाहर जाने का मौका मिलता ही नहीं। बस यहीं पर है मेरी जिंदगी अपनी बीवी के साथ। तो मेरी जबान पर हर सुबह एक ही शब्द निकलता है, नंदिनी चाय बना दो, चाय पीने का मन कर रहा है। लेकिन मेरी बीवी का जवाब आया ही नहीं। फिर मैं बेड से उठा और किचन की तरफ चलने लगा। नंदिनी चाय बना दो ना, नंदिनी कहाँ हो नंदिनी। चलते चलते मैं किचन में पहुंचा तो मेरी बीवी वहां पर मौजूद नहीं थी। मैं उसके बाद बाथरूम में गया। मैंने दरवाजा खटखटाया, नंदिनी बाथरूम में हो तुम? लेकिन मेरी बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन फिर मुझे लगा अरे यहीं पर होगी, बाहर गार्डन में होगी, लगता है सब्जियों को उखाड़ रही होगी या पीछे फल तोड़ने के लिए गई होगी। एक बार देख कर आता हूं। मैं घर से बाहर निकला, पीछे वाले गार्डन में गया, पार्क में गया, हर जगह पर देखा, लेकिन मेरी बीवी वहां पर मौजूद नहीं थी। मुझे थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगी। अपनी बीवी के बिना रहना बड़ा मुश्किल लगता है। फिर घर के अंदर आवाजें लगाता रहा, घर के बाहर आवाजें लगाता रहा और मेरी बीवी ने जब कोई जवाब नहीं दिया, घबराहट बढ़ती जा रही थी। इसीलिए मुझे लगा मुझे फोन का इस्तेमाल करना चाहिए। भागा भागा गया। जैसे ही मैंने उस लैंडलाइन को अपने हाथ में लिया, नीचे एक कागज पड़ा था। उस कागज पर लिखा हुआ था, नोटिस बोर्ड पर जाओ और देखो। तार निकली हुई थी। अरे यार, लैंडलाइन की तार ये कटी नहीं है, निकाली गई है। मैंने उस तार को लगाया भी, उसके बावजूद वो फोन काम नहीं कर रहा था। मेरे पास कोई मोबाइल भी नहीं था क्योंकि मुझे पहले से ही मोबाइल अच्छा नहीं लगता। वैसे भी मियाँ बीवी यहाँ पर बिल्कुल स्वर्ग की तरह जिंदगी बिताते हैं। बाहर की हमें चिंता होती ही नहीं, तो फोन की जरूरत हमें पड़ती ही नहीं। मैं नोटिस बोर्ड पर गया। क्योंकि मैं एक्स आर्मी ऑफिसर रह चुका हूं, तो हमें जिंदगी इसी तरह से बितानी पड़ती है। लगता है हर चीज कंट्रोल में होनी चाहिए। नोटिस बोर्ड बेडरूम के पास वाले कमरे में मैंने बनाया था। वहां जो खास चीजें हमें करनी हो उसके बारे में मैं स्लिप लगाया करता था। जब मैं उस कमरे में पहुंचा, इतनी ज्यादा स्लिप लगी हुई थी, हैरान था मैं। मेरे सर में दर्द होने लगा। सामने मैंने अपनी बीवी की तस्वीर को देखा। उस तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ था मिसिंग और नीचे तारीख भी लिखी हुई थी। नीचे लगी हुई घड़ी में टाइम भी दिख रहा था, तारीख भी दिख रही थी। धीरे धीरे कुछ चीजें मुझे याद आने लगी। अरे ये क्या हो रहा है, मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है, ये क्या। बहुत ज्यादा स्लिप वहां लगी हुई, आर्टिकल्स वहां चिपकाए गए थे, अखबारों की कटिंग्स वहां पर लगाई गई थी और ये लगाने का तरीका मेरा था। फिर मैंने अपनी
बीवी की उस तस्वीर के नीचे वो लगाया गया नोट पढ़ना शुरू किया। 10 साल पहले मेरी बीवी गायब हो चुकी है। वो कहां गई किसी को नहीं पता। एक एक करके वो आर्टिकल्स में उखाड़ता गया, उन्हें पढ़ता गया और मुझे ये पता लगा 10 साल बीत चुके हैं, मेरी बीवी गायब है और मैं तब से अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और फिर एक स्लिप में लिखा था, मुझे याद भूलने की बीमारी है और ये बीमारी मुझे आर्मी में जब मैं था तभी हो गई थी। एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिससे मेरे सर में चोट लगी थी। धीरे धीरे मैं बातों को भूलता हूं, लेकिन एक झटके में नहीं, काफी दिनों बाद या कह सकते हैं काफी महीनों बाद मुझे सब कुछ भूल जाता है। अब भी जैसे बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ भूला हुआ है। इसीलिए मुझे आर्मी से बाकायदा रिटायर होना पड़ा। लेकिन मुझे अच्छे पैसे मिले जिससे मैं अच्छी जिंदगी बिता सकता था। उससे मैंने ये घर बनवाया। मेरी बीवी भी बहुत ज्यादा खुश थी, हमेशा कहा करती थी मेरे लिए समय निकालिए, समय निकालिए। तो मैंने पूरा समय निकाला कि हम यहीं पर रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, जमीन बड़ी है, खेती करेंगे, यहां पेड़ लगाएंगे, फलों को काटेंगे। लेकिन मेरी बीवी यहां से कहां चली गई। 10 साल पहले दोपहर के वक्त मैं सोया हुआ था। जब मैं उठा उसके बाद से मैंने अपनी बीवी को ढूंढना शुरू कर दिया। मेरी बीवी यहां पर मौजूद नहीं थी। यहां इतने ज्यादा आर्टिकल्स लगे हुए थे, इतनी ज्यादा कटिंग्स लगी हुई थी, कागज पर मैंने लिख लिख कर स्लिप लगाई हुई थी। मैं उन्हें पढ़ता चला गया और एक एक करके हर एक चीज धीरे धीरे मुझे याद आने लगी। वहां पर डायरी भी थी, कई डायरीज रखी थी मैंने और उन्हें इतनी जल्दी मैं पढ़ नहीं सकता था। लेकिन अपनी बीवी के बारे में मैं जानना चाहता था। 10 साल हो चुके हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी बीवी कहाँ गई। नंदिनी, अभी तो ऐसा लग रहा था नंदिनी अभी मेरे लिए चाय बनाएगी। ये क्या। मैं भागा भागा गया बाथरूम में। उसके बाद सामने लगे आईने में मैंने अपने चेहरे को देखा। सफेद बाल आए हुए थे दाढ़ी में, सर पर भी काफी सफेद बाल आए हुए। 10 साल बीत चुके हैं और मुझे इसका एहसास तक नहीं। मैं बेडरूम में था, उदास था और फिर मैंने सोचा ऐसे नहीं, मुझे जवाब चाहिए। मेरी बीवी के साथ क्या हुआ, मुझे जवाब चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। यहां पर पुलिस के बारे में तो कुछ नहीं लिखा गया। मैंने जैसे ही बेड के साथ पड़े उस ड्रॉर को खोला, उसमें एक बड़ी स्लिप लगी हुई थी। बोल्ड अक्षरों में लिखा गया था, नंदिनी को भूलना नहीं, नंदिनी के बारे में सच का पता लगाना है। ये मेरी ही लिखावट थी, मैंने खुद लिखा है, क्योंकि शायद मैं बार बार भूल जाता हूं। लेकिन मैं हजारों बार भूल जाऊं, अपनी बीवी के बारे में सच का पता तो लगाना ही है। डायरी को खंगालने लगा। मैं बस ये जानना चाहता था मेरी बीवी के साथ क्या हुआ। क्या मैंने कभी सच का पता लगाया। ना तो नोटिस बोर्ड पर कुछ था, ना ही किसी ड्रॉर में। घर में कहीं पर भी कोई ऐसा नोट मुझे नहीं मिला जिस पर लिखा गया हो कि मेरी बीवी के साथ क्या हुआ। हर जगह क्वेश्चन मार्क ही बना हुआ था। लेकिन अपनी बीवी का सच मुझे पता लगाना ही था और मुझे लगा मैं ये देखता हूं, इससे पहले क्या मैंने इन्वेस्टिगेशन की है। जब मैं आर्मी में था वहां पर भी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती थी, चाहे घर का राज हो या बाहर का राज हो। ये एक तरीके से ही ढूंढ निकालना पड़ता है। मैंने इसी तरह से यहां पर भी शुरुआत की। जो जो मेरे पास है, जहां जहां तक मैं पता लगा चुका हूं, पहले तो मुझे वहां तक पहुंचना होगा। अगर मुझे दिमागी बीमारी है तो मैं समय समय पर भूल जाता हूं, तो मुझे हर चीज लिखनी होगी। मैंने एक नई डायरी निकाली ताकि मैं सही ढंग से लिख पाऊं और पहले पन्ने पर मैंने लिखा था, मेरी बीवी 10 साल पहले गायब हो चुकी है। मैंने शायद हजारों बार उसे ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन इस बार मैं नई शुरुआत करने वाला हूं। तो नीचे मैंने लिखा, मेरी बीवी आखिरी बार कहां पर थी, उसके बारे में नोट से मैंने पता लगाया है। सुबह के वक्त वो यहीं पर थे। हमने इकट्ठे बैठकर चाय पी, हम में बात हुई, प्यार भरी। वो ढेर सारी बातें करने के बाद मेरी बीवी ने कहा,
दोपहर को वो अच्छा खाना बनाएगी, लेकिन उससे पहले वो सफाई करना चाहती थी, तो बेडरूम की वो सफाई कर रही थी। मेरी सेहत थोड़ी खराब थी। उस दिन मेरे सर में ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं बेड पर लेट गया। शायद मेरी आंख लग गई होगी। जब मेरी आंख खुली, मैं अपनी बीवी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। घर में खंगाला मैंने, और उसी के बाद से मेरी बीवी ढूंढी नहीं जा सकी। मैं पुलिस के पास गया, बहुत कुछ किया, लेकिन शायद यहाँ पर हर चीज़ मौजूद नहीं है। और कई जगह पर मैंने महसूस किया, मैंने खिड़की की कई बार शायद रिपेयर की है। इससे लगता है खिड़की टूटी होगी, आंधी चली होगी तो हवा घर के अंदर भी आई होगी। हो सकता है कुछ ऐसे सबूत जो मैंने सही ढंग से यहाँ लगाए थे, हवा के झोंके के कारण बिखर गए होंगे या यहाँ से बाहर चले गए होंगे। हो सकता है यहाँ पर चोरी के लिए कोई आया हो, किसी चीज़ को चुराया गया हो। लेकिन मेरी बीवी जिंदा है या नहीं, मुझे पता लगाना था। पूरा दिन इसी में लग गया था, लेकिन काफी हद तक मुझे याद आ गया था। ढूंढने की कोशिश तो मैं करता हूं, लेकिन कमी कहां रह जाती है। इस बार कोशिश करूंगा कि वो कमी ना रहे। मैं डॉक्टर से भी मिलूंगा, ताकि किसी तरह कोई ऐसी दवाई मुझे मिल जाए जिससे मैं ज्यादा समय तक याद रख सकूं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं नोट्स बनाऊंगा और इस बार कोशिश करूंगा अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊं। और अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो कैसेट्स या सीडीज बनाकर यहां कहीं रखूंगा। इससे ज्यादा आसानी होगी। दिन निकल चुका था, वक्त रात का था, और रात के वक्त दिन भर मैंने कुछ नहीं खाया था, तो भूख बहुत ज्यादा लगी हुई। किचन की तरफ बढ़ रहा था मैं। ध्यान मेरा डाइनिंग टेबल पर पड़ा। डाइनिंग टेबल पर खाना सजा हुआ था। 2 लोगों के लिए खाना बना हुआ था, टेबल पर पड़ा, बिल्कुल जैसे नंदिनी बनाया करती थी। टेबल पर रखा वो खाना देखकर मेरी आंखें चकाचौंध हो गई थी। ये संभव कैसे है? घर में कोई आया नहीं, तो ये खाना बनाया तो बनाया किसने? मैं घर में ही था। अचानक ही डाइनिंग टेबल पर ये खाना आ गया। मैंने फिर से आवाज लगाई, नंदिनी, नंदिनी। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने नंदिनी को ढूंढ लिया, वो बस कुछ समय के लिए इधर उधर गई थी। लेकिन ऐसा नहीं था। घर में मेरे सिवा कोई मौजूद नहीं था। मैंने अपना खाना खाया, और सच में 2 लोगों के लिए खाना था। आधा खाना खाने से मेरा पेट भर चुका था और मेरी आंखें भी पूरी तरह से नम हो चुकी थीं। खाना खाकर जब मैं हाथ धोने के लिए बाथरूम में गया, वापस आया तो डाइनिंग टेबल पर कोई प्लेट नहीं पड़ी थी। वो पड़ी थी सिंक में। वहां प्लेट धोने के लिए रखी गई थी। डस्टबिन में बचा हुआ खाना डाला गया था। एक बार के लिए मेरे हाथ पांव फूल गए। सोच में पड़ा हुआ था और मेरी आंखों के सामने बर्तन हिले, लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं था। बहुत बुरा लग रहा था मुझे, डर भी लग रहा था, लेकिन इसी के साथ अकेलेपन का एहसास भी नहीं हो रहा। मैंने वो बर्तन धोए और उसके बाद मैं कुर्सी पर बैठा सोच रहा था। जब से अंधेरा हुआ है, कभी किसी कमरे से हल्की फुल्की आवाज आती है, तो कभी किसी कमरे से। ऐसा लगता है जैसे यहां पर कोई मौजूद जरूर है, लेकिन मुझे वो नजर नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो मैं भूल जाता हूं और नोट्स में हर बात बताई नहीं जा सकती, तो मैं ऐसा करता हूं, जो मुझे नहीं याद मैं किसी से पूछने की कोशिश करता हूं। लेकिन मैं किस पर भरोसा करूं? हाँ, राणा जी, हरियाणा का रहने वाला मेरा दोस्त, जो मेरे साथ आर्मी में ही था, शायद अब भी आर्मी में ही होगा। उसे फोन लगाता हूं, यकीनन कुछ न कुछ मुझसे बात करेगा, मुझे बताएगा। मैंने अपने दोस्त राणा को फोन किया। शुरू में वो बिल्कुल ठीक बात कर रहा था, लेकिन मैं उससे जानना चाहता था अपने बारे में। और तब वो कहने लगा, फिर से तूने दवाई लेना बंद कर दिया? देख, तुझे दवाई लेनी चाहिए, नींद की गोलियां लेनी चाहिए, जिससे तेरे दिमाग को थोड़ा आराम मिले। मैंने कहा, मुझे आराम की ज़रूरत नहीं है। देख मेरे दोस्त, मुझे तू मेरे बारे में जो भी बता सकता है बता दे। देख, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मेरा दोस्त कहने लगा, देख, तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, याद करने की कोशिश मत कर। तो इस दलदल में धंसता चला जा रहा है,
इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। मुझे तेरी फिक्र है और यकीन कर, अगर नंदिनी वहां पर होती तुझे इस हालत में वो देख नहीं सकती थी। अपना ख्याल रख। उसके बाद जब मैं नहीं माना तो उसने मुझे बहुत कुछ बताया। कैसे मैं आर्मी में था, कैसे मुझे चोट लगी, कैसे धीरे धीरे चीजें मुझे भूलती चली गई। लेकिन मैं नंदिनी को कभी भूलता नहीं था। वो हमेशा मुझे फोन करती थी। फिर मैं रिटायर हुआ और उसके साथ रहने लगा। काफी साल हमने साथ बिताए। लेकिन एक दिन अचानक नंदिनी कहाँ चली गई किसी को नहीं पता। पुलिस वाले भी आए थे। मेरा वो दोस्त भी इस घर में आया था। मुझे अच्छे से कुछ याद नहीं था क्योंकि वो बताकर नहीं गई। और उसके बाद मेरे दोस्त ने बताया कि तू सैकड़ों बार मुझे कॉल कर चुका है। जब तुझे भूल जाता है तू इसी तरह मुझसे पूछता है कहाँ हुआ, क्या हुआ। मैं हर बार तुझे बताता हूँ, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। 1 दशक बीत चुका है, 1 दशक। नंदिनी कहाँ गई किसी को नहीं पता। उसे ढूंढने की कोशिश कई बार की गई। शायद वो तुझे छोड़कर जा चुकी है, इस बात को मान ले। मैंने कहा नहीं, नंदिनी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसके साथ कुछ तो हुआ है, और अगर किसी ने उसके साथ कुछ किया है, मरते दम तक कोशिश करूंगा बदला लेने की। मुझे सच जानना है। मैंने अपने दोस्त को उदास देखा। वो उदास इसलिए था कि मैं बार बार ये सब कर रहा हूं और इसीलिए उसे दुख हो रहा था। वो रात मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल नई है। ज्यादा कुछ याद ही नहीं था, लेकिन कोशिश की मैंने। और अगली सुबह मुझे पिछले दिन जो जो हुआ सब कुछ याद था और मैंने जल्दी से डायरी में वो सब लिखा। और उसके बाद मैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचा और वहां पर इंस्पेक्टर से बात करने लगा। लेकिन मैंने उनकी वो मध्यम मध्यम आवाज़ साफ सुनी। ये तो दोबारा आ गया, एक तो ये बार बार आता रहता है। ये बात सुनने के बाद मैंने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया और फिर मैंने कहा, जी आप FIR की कॉपी दे दीजिए। ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, अब भी चल रही है या नहीं, मुझे पूरी जानकारी आप दे सकते हैं, मैं नोट कर लूँ। दोबारा आपसे पूछने के लिए कभी नहीं आऊँगा। और वहाँ का एक कांस्टेबल कह रहा था, आप हर बार यही कहते हैं, बार बार आ जाते हैं। देखिए आपको कई बार बताया जा चुका है, ऐसे ही हम FIR की कॉपी नहीं दे सकते और ना ही इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर पहुँची है वो सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन वो केस को बंद कर दिया गया है। अब आपकी बीवी को ढूंढने की कोशिश बिल्कुल नहीं हो रही। कोशिश बहुत बार हो चुकी है और आप भी सारी जानकारी ले चुके हैं। बार बार हम अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। मैंने उनके पांव पकड़े और उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया। घर में तफ्तीश की शुरुआत हुई थी। मैंने इसे नोट डाउन करना शुरू कर दिया ताकि ये खास डायरी में मैं ये लिख पाऊँ और दोबारा मैं ये ना भूलूँ। मेरे घर से ही शुरुआत हुई थी। हर जगह ढूंढा गया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद बाहर भी तलाश जारी रही। कुछ लोगों का कहना था कि वैसी साड़ी पहने किसी को बस स्टैंड पर देखा गया, किसी ने कहा बाजार में देखा, किसी ने कहा किसी और शहर में देखा। लेकिन असलियत में क्या हुआ किसी को नहीं पता। कई लोग बेवजह झूठ भी बताते हैं क्योंकि चेहरे की पहचान अच्छे से कोई कर ही नहीं पाया। सिर्फ साड़ी का रंग देखकर ये नहीं कह सकते कि ये नंदिनी ही थी। हो सकता है किसी ने वैसी ही साड़ी पहनी हो। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन की गई, ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन नंदिनी को ढूंढा नहीं गया। इस तरह मैं उस पुलिस स्टेशन से मायूस निकला था। मुझे था कि कम से कम FIR की कॉपी मिल जाए, इन्वेस्टिगेशन में किस किस से पूछताछ की गई उसके नाम, ताकि मैं भी वो तफ्तीश कर पाऊं। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया। उनके अपने प्रोटोकॉल थे, लेकिन मैं भी एक्स आर्मी ऑफिसर हूं। मुझे पता है प्रोटोकॉल्स कैसे तोड़े जाते हैं। उसके बाद दोपहर के वक्त में घर आ चुका था। काफ़ी चीज़ें लेकर आया था। खाने का सामान लेकर आया था, चाकू लेकर आया था। इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और मैं अगर एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ, मेरे पास क्या कोई लाइसेंस्ड गन नहीं है? मुझे अच्छे से याद क्यों नहीं आ रहा। ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं किचन में था, सामान रख रहा था। इससे पहले कि बाकी कमरों में मैं ढूंढने की कोशिश करता, अचानक एक खिलौने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ बेडरूम के पास वाले कमरे से आ रही थी। वहाँ ज़्यादा स्टोर का सामान रखा गया है।
जब मैं वहां पर गया, वहां पर एक गुड़िया थी जो थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। आवाज उसी के अंदर से आ रही थी। मैंने उसे उठाया, देखा एक तरफ लगी हुई थी चाबी। किसी ने चाबी को घुमाया था जिससे उस गुड़िया के अंदर से आवाज आ रही थी। और यह साफ था, मैंने तो ये किया नहीं है, किसी और ने यह किया है। ऐसा क्यों लगता है कोई यहां पर मौजूद है, बस मुझे नजर नहीं आ रहा। फिर मैंने उस गुड़िया को नीचे रखा और सामने वाली दीवार पर एक स्लिप लगी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया। ये लिखावट मेरी नहीं थी, किसी और की थी और ये जानी पहचानी सी लग रही। मैंने उस स्लिप को उतारा। ये किसी पेन या पेंसिल से लिखा गया नहीं था, जैसे किसी कोयले से या मिट्टी से ही उंगली के जरिए, लेकिन फिर भी लिखावट अच्छे से पहचानी जा रही। मैंने कई डायरीज खंगाली। वहां से मुझे यह पता लगा कि ये लिखावट नंदिनी की थी। नंदिनी ने कागज पर यह लिखा और स्टोर रूम में लगा दिया। लेकिन मिट्टी से क्यों, कोयले से क्यों? और मैंने मिट्टी पर हाथ लगाया तो मिट्टी साफ होने लगी। यानी कागज पर नंदिनी ने यह लिखा है। ये ज्यादा पुराना नहीं है। अगर ऐसा है तो कहाँ है नंदिनी? या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, कोई मुझे पागल बनाना चाहता है, लेकिन फिर दिख भी नहीं रहा। ऐसा तो नहीं कोई भूतिया चक्कर है? वैसे भी रात के वक्त अपने आप खाना बन गया था, प्लेट भी अपने आप सिंक तक पहुंच गई थी, और अब ये अपने आप गुड़िया को किसी ने चाबी दे दी। अब यह कागज बिल्कुल लिखावट नंदिनी जैसी। कहीं ऐसा तो नहीं इस घर में कोई भूत है? अगर ऐसा है तो इसके बारे में मुझे कौन बता सकता है? हाँ, राणा से पूछता हूं। मैंने अपने दोस्त को फोन लगाया और वो कहने लगा, क्या हुआ मेरे दोस्त, अब क्यों फोन किया? तुझे सब कुछ याद है? कुछ पूछना है? मैंने कहा, यार बस मुझे इतना बता दे, ये मेरे घर के बारे में कुछ जानता है तू? मैंने इस घर को बनवाया था तो कैसे बनवाया था? क्या यहाँ कोई गड़बड़ भी थी? मेरा दोस्त कहने लगा, नहीं, ये तो तुम्हारी पुश्तैनी जमीन ही थी, यहाँ बागान हुआ करते थे और तुझे वैसे भी बचपन से ही अपने दादाजी के साथ यहाँ आना पसंद था, तो तूने यही जगह को चुना। बहुत बड़े बागान है तेरे, वहाँ बीच में तूने घर बनवाया। तो बाकियों से दूर रहना पसंद करता था, लेकिन बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तेरी बीवी जब तू आर्मी में था कंप्लेंट किया करती थी कि आप समय नहीं बिताते, तो तूने ये घर बनवाया कि अब पूरा समय तेरे साथ, बुढ़ापा यहीं पर गुजरेगा। लेकिन फिर वो हादसा हो गया। लेकिन इतना ज़रूर है यार, तू कहा करता था कि घर में चीज़ें अपने आप हिलती हैं, और जब मैं तेरे घर आया था भाई, सच बताऊं, उस रात चीज़ें हिलती हुई मैंने भी देखी थी। लेकिन उसके बाद भी तू यहाँ पर रहता रहा, और फिर कभी कभी तूने बताया ऐसा कुछ होता है, लेकिन तू कहा करता था कि शक है, घर भूतिया है। बता, कुछ हुआ तो नहीं? मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे भी अभी शक ही है, चीज़ें हिलती हुई लग रहा है, लेकिन पक्का नहीं है, हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद मेरे दोस्त। ये कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। और अब मैं सोचने लगा, अच्छा तो ये घर भूतिया है, मुझे पहले से शक था। फिर बैठा हुआ मैं सोच रहा, घर भी भूतिया है, कहीं इसके कारण मेरी बीवी के साथ कुछ तो नहीं हुआ होगा। इसे भी मैंने डायरी में नोट डाउन कर लिया और कई लाइंस मैंने मिटा दी थी जो गैर ज़रूरी थी। मैं इस डायरी में सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही लिखना चाहता था, और डायरी के ऊपर लिखा हुआ था मेन डायरी, यानी कि ये वाली खास है, पुराने वाली तफ्तीश पता नहीं कहाँ पहुंची होगी। ये वाली इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। खास खास लाइंस ही लिख रहा हूँ, ताकि अगली बार अगर मुझे कुछ याद ना रहा, मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा। हर एक बात इसी डायरी में है और इसे मैं बेडरूम के बिल्कुल पास रखूँगा। रात को फिर से डिनर किसी ने बनाया था, और जिसने बनाया वो घर के अंदर तो नहीं आया, घर में ही मौजूद है, क्योंकि मैंने दरवाज़ा बंद किया हुआ था। ऐसा लगा ये घर सच में भूतिया है, लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, चोट नहीं पहुंचाई किसी ने। मैंने सवाल पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम बता सकते हो? तुम जो भी हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, क्या तुम जवाब दे सकते हो? किचन से गिलास गिरा। ये जैसे हामी भरी गई थी कि बात हो सकती है, तो मैंने बात करने की कोशिश की,
लेकिन सोचकर देखिए, आसपास से सिर्फ आवाजें आ रही हैं, चीजें हिल रही हैं। इससे सवाल जवाब कैसे किया जा सकता है? और मेरे पास तो सवाल बहुत ज्यादा थे, तो इसके जवाब नहीं मिले। हरकतें हुई, चीजें हिली, गुड़िया का हिलना, दरवाजे का बंद होना, लाइट का फ्लक्चुएट करना, ऐसी चीजें उस रात हुई, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने आसपास का पूरा एरिया खंगालना शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं से कोई सबूत तो मिल जाए। लेकिन काफी ज्यादा पीछे ये बागान की जमीन ही थी। एक छोटा झोंपड़ा बना हुआ था, छोटा सा। ऐसा लग रहा था मैं वहां पर फालतू सामान रखा करता था, तो मैंने उस सामान को निकालना शुरू कर दिया। वहां पर मुझे एक डायरी मिली। ये नंदिनी की डायरी थी, और जब मैंने उस डायरी को पढ़ना शुरू कर दिया, जिस तरह से मैं डायरी में अपने बारे में लिखा करता था, और ऐसा हर एक आर्मी ऑफिसर को बताया जाता है। नंदिनी भी मेरी बीवी थी, तो मैंने शायद उसे सिखाया होगा, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। इस डायरी में उसने हर दिन के बारे में लिखा था, कैसे वो यहाँ पर काम किया करती थी। मैं भी घर को सजाने में लगा रहता था, और मुझे ये भी डर था कि कल को अगर जंग लग जाए। हमें बाहर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, हम न्यूज़ नहीं देखते, कभी कभी बाहर निकलते हैं, अकेले ही जिंदगी बिताते हैं। माना कभी युद्ध लग जाए तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम बच पाएं। लेकिन मैंने अपनी बीवी को कभी ये नहीं बताया था वो क्या चीज़ थी, मैं क्या बना रहा था। मुझे लगता है मैं कोई हथियार बना रहा था, शायद तीर कमान, कुछ ऐसा जिसे हथियारों की श्रेणी में भी ना रखा जाए। यानी अगर घर में कोई आ जाए, किसी को ऐसा ना लगे मैं कोई इलीगल काम कर रहा हूं, तो इससे बचने के लिए ऐसा ही कुछ बनाया होगा मैंने। लेकिन ये खास बात नहीं थी। मैं पढ़ता चला गया। नंदिनी ने अपनी डायरी में ये लिखा था कि बीच बीच में मैं भूल जाता हूं, कई ऐसी चीजें हैं जो मैं कर रहा हूं, लेकिन समय के साथ मैं भूल जाता हूं। इस झोंपड़े को मैंने किस लिए बनाया था, नंदिनी को सही से मैं बता ही नहीं पाया, क्योंकि शायद मैं भूल गया था। और इस जगह का इस्तेमाल फिर नंदिनी करने लगी। नंदिनी यहाँ पर लकड़ियाँ रखने लगी, अपना और सामान रखने लगी, और जब उसे ज़रूरत पड़ती वो यहाँ से सामान निकालती। नंदिनी की उस डायरी से मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन इतना ज़रूर था, नंदिनी के बारे में और भी जानने को मिला। शायद ये डायरी पहले मुझे मिली ही नहीं होगी। इसकी जैसी हालत है ये यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, बेडरूम में होनी चाहिए थी। थोड़ा थोड़ा दिमाग भी लगा हुआ, लेकिन कुछ अपने पल थे जो उस डायरी के पन्नों में मेरी बीवी ने लिखे थे। कैसे मैं उससे प्यार किया करता था, कैसे हम पूरा पूरा दिन यहीं पर बैठे रहते, बातें किया करते, एक पेड़ की डाली पर बैठा करते थे शाम के वक्त, वहां से सूरज को ढलते हुए देखा करते थे। धीरे धीरे वो यादें ताजा हो रही थी और मेरी आंखें नम भी हो रही थी। फिर मुझे लगा अगर मुझे नंदिनी को ढूंढना है, मुझे घर से बाहर निकलना होगा, लोगों से बात करनी होगी। वैसे यहाँ से एक गांव ज़्यादा दूरी पर नहीं है, और जब भी यहाँ ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से सामान मैं लेकर आता हूँ, वहाँ पर बात करता हूँ। अगर नंदिनी यहाँ से चलकर कहीं गई है, वो मुझसे परेशान हो गई थी, एक भुलक्कड़ से वो प्यार नहीं करना चाहती थी, साथ नहीं रहना चाहती थी, तो वो गांव की तरफ गई होगी, वहीं से बस पकड़ी होगी। 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो मुझे बता पाएगा। शायद किसी ने देखा हो। उस दिन मैं गांव में गया था, वही पुराना बस स्टैंड, वही पुरानी दुकानें। किसी की दुकान तो 25 साल पुरानी भी थी, तो किसी की 5 साल पुरानी। लोगों से बात करनी शुरू कर दी। ज़्यादातर लोग तो मुझे जानते थे, उन्हें यह भी पता था कि नंदिनी घर से गायब हो चुकी है। कुछ लोगों से पूछा मैंने, और कुछ ऐसे हंस रहे थे और मेरा मजाक बना रहे थे कि एक भुलक्कड़ की खूबसूरत बीवी उसे छोड़कर चली गई। जब बीवी इतनी ही खूबसूरत हो और उसका पति भुलक्कड़ हो, तो उसे अपनी बीवी की याद ही नहीं रहती। ऐसे जो भुलक्कड़ होते हैं उनकी बीवियां थोड़ी चालू होती हैं। मैंने उस आदमी से झगड़ा किया। उसके बाद मुझे खुद पर शक भी होने लगा, कहीं ये बात सच तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बीवी भटक गई थी और इसमें किसी का हाथ तो नहीं हो सकता। ये पता लगाता हूँ इस घर में कौन कौन आता था, कौन मुझसे मिलता था, कौन मेरी बीवी से मिलता था। कई गांव वालों से
मैंने बात की थी और उन्होंने कहा था कि उस घर में कुछ न कुछ गड़बड़ है और शायद नंदिनी के साथ उस घर में कुछ हुआ। वहां पर रहने वाले भूतों ने कुछ किया। जब से ये घर बना था, गांव वाले उस तरफ घर को देखने के लिए जाया करते थे और उन्होंने कहा कि घर के आसपास उन्हें कुछ परछाइयां जरूर नजर आईं और वो डरकर इस तरफ आ जाया करते थे। जब से यह घर बना है, जब से नंदिनी गायब हुई है, वो लोग देखने के लिए उस तरफ जाते थे। भले ही घर के अंदर दूर से देखा नहीं जा सकता, वो पूरी की पूरी जमीन मेरी थी, लेकिन दूर से उन्होंने देखा पेड़ों के ऊपर बन रही परछाइयां और उस घर के करीब जाने की जब कोई कोशिश करता तब वहां उसे धक्का देकर दूर किया जाता। गांव के लोगों का मानना है कि वो शायद एक शैतानी घर बन चुका है और वहां पर मैं कैसे रहता हूं मुझसे सब जानना चाहते हैं और मैं हर किसी को यही कह देता कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा से मैं उन्हें ऐसा ही कहता आया था, इसीलिए अब भी मैंने उन्हें ऐसा ही कहा कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, भूत वूत नहीं है। लेकिन मैं अंदर से जानता था कहीं ऐसा तो नहीं ये जो भूतिया घटनाएं घर में होती हैं उससे मेरी बीवी के साथ कुछ हो गया हो। रहस्य कई थे और मुझे हर एक रहस्य से पर्दा उठाना था और ऐसा लग रहा था कि जितने पर्दे उठाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, धीरे धीरे ये रहस्य उतना ही गहरा होता जा रहा है। 10 साल पहले गांव में किसी ने भी मेरी बीवी को बाहर जाते हुए तो नहीं देखा। वो गांव में ही आया करती थी सामान लेने के लिए। जब मैं पीछे पेड़ों की कटाई में लगा होता था, भारी सामान मैं यहां से लेकर जाया करता था, हल्का सामान वो लेने के लिए आती थी। उस दिन मेरी बीवी यहां पर आई ही नहीं थी। सभी की सभी दुकानें खुली थी। गांव वालों का कहना था कि अगर मेरी बीवी घर से भागी है तो इस दिशा से तो नहीं भागी, जंगल की तरफ से भागी हो सकती है। और मैंने कहा नहीं, मेरी बीवी भागी नहीं है। इसके बावजूद मेरे मन में शक था, जंगल में ऐसा तो नहीं कुछ मेरी बीवी के साथ कोई हादसा हो गया। इसके लिए मुझे जंगल में भी खंगालना होगा। फिर मैं जंगल में ढूंढने के लिए भी गया। वहां पर पुराने जूते, कई पुराने कपड़े, जानवरों की हड्डियां और कई जगह पर मुझे छोटी पुरानी गुड़िया भी मिली, जैसे यहां काला जादू किया जाता हो। हर एक सामान मैं इकट्ठा करता गया। उसे मैंने एक झोले में डाला और फिर मैं उसे घर ले आया। लेकिन मुझे यह भी डर था इनमें से कुछ शापित ना हो, इसीलिए मुझे इसे किसी ऐसी जगह पर रखना होगा जो घर से थोड़ा दूर हो, लेकिन ऐसी जगह जो सुरक्षित भी हो, यानी हमारे इन बागानों के अंदर ही। वो पीछे जहां गंदा पानी रुकता है, थोड़ी नीची जगह है, वहां जाकर इस सामान को रखता हूं। मैं उस थैले को लेकर उस तरफ गया था। वहां पेड़ों के पास पेड़ों की कटाई करके ऐसी जगह बनाई गई थी और मैंने वहां और भी कई गुड़ियां देखी, कई जूते देखे। और फिर मुझे लगा मैं भूल जाता हूं ना, जंगल में ढूंढने के लिए मैं जाता हूं, ऐसा सामान वहां से इकट्ठा करके आता हूं और मुझे लगता है इससे भी कोई खास फायदा कभी नहीं हुआ। आज मैं इस सामान को हटाऊंगा, निकालूंगा। मैंने सारा सामान इकट्ठा किया और इस बार घर से बाहर उसे जलाने के लिए जिस जगह पहुंचा वहां पहले ही राख पड़ी थी। यानी सारा सामान इकट्ठा करके मैं यहां पर जलाने के लिए पहुंचता हूं। मैं मायूस था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं घूम फिर कर पिछले 10 सालों से वही चीजें कर रहा हूं, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं होता। रोया था, मैं बहुत ज्यादा रोया था। उसके बाद फिर से मैं वापस घर आ गया। अब अपनी बीवी की तस्वीर को देखकर एक सिगार जलाकर सोफे पर बैठा हुआ पुरानी यादों को ताजा कर रहा था। सोच रहा था गलती कहां पर हो गई मुझसे। अगर वो मुझे छोड़कर चली गई, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई? क्या मैंने कभी उस पर हाथ तो नहीं उठाया? मैंने कहीं उस पर ज्यादा गुस्सा तो नहीं दिखा दिया? या कोई ऐसा तो नहीं जो मेरा अपना था उसने मुझे दगा दिया और उसने मेरी बीवी को बहकाया? फिर मैं एक लिस्ट बनाने लगा। इस घर में कौन आता था, कौन ऐसा था जो बाकी औरतों की तरफ
गंदी नजर से देखता हो। ऐसी लिस्ट बनाने के बाद मैंने अपने पुराने दोस्तों से पता किया कि क्या कभी मुझे अपनी बीवी पर शक था। मेरे सभी दोस्तों ने यही कहा कि भाभी बहुत ज्यादा अच्छी थी, कभी भी तुझे अपनी बीवी पर शक नहीं रहा। लेकिन जब से तेरी बीवी गायब हुई उसके बाद तूने कई बार हमसे फोन करके पूछा क्या ऐसा हो सकता है। हम तुझे अब भी कहते हैं हमें तो ऐसा नहीं लगता, और ऐसा कोई भी नहीं है जो तेरे घर में आता हो और नंदिनी उसके साथ हो। मैंने हर जगह फोन घुमाया, हर किसी से पूछा अगर किसी को नंदिनी के बारे में कुछ पता लगा हो 10 सालों में। हर किसी का जवाब ना में था। इस बार मुझे लग रहा था फिर से मैं एक नए चक्रव्यूह में फंसूंगा। एक सुबह मैं उठूंगा, मुझे कुछ याद नहीं होगा और मैं यहीं से फिर से शुरुआत करूंगा। मैंने उसके बाद एक एक करके हर डायरी को खंगाला, सब कुछ शुरू से किया, उसके बावजूद भी कुछ नया मुझे नहीं मिला। रात के वक्त खाना बना मिलता था, मैं उसे खाता था। महसूस होता जैसे ये नंदिनी की आत्मा हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो भूत बनकर मेरे साथ है या नहीं? अगर ऐसा है तो वो मुझे कोई इशारा क्यों नहीं देती? एक ऐसी चीज जो शायद मैंने पहले नहीं की होगी। इस बार मैंने हर एक दोस्त से पता किया और सबको एक साथ घर में बुलाया और कहा कि 10 सालों में मैं क्या क्या किया करता था। मुझे अब वो नहीं करना जो मैं करता था, मुझे अब वो करना है जो मैं नहीं करता था। और मेरे दोस्तों ने यही कहा, इन्वेस्टिगेशन में तूने कोई कमी नहीं छोड़ी, तूने कोई शहर नहीं छोड़ा, हर जगह। नंदिनी को ढूंढने की कोशिश हमने भी की थी, लेकिन सच में वो यहां से अगर बाहर गई, कहां गई किसी को नहीं पता। मैंने कहा ये घर भूतिया है, ये मैं मानता हूं। ये घर भूतिया क्यों है? क्या इसके बारे में मैंने कभी पता लगाया? मेरे सब दोस्तों का कहना था कि तू भूतों पर पहले यकीन नहीं करता था, लेकिन इससे कोई खास तुझे फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा तो मैंने शायद ज्यादा कोशिश नहीं की, इस बार मैं ऐसा कुछ करना चाहूंगा। मेरे दोस्तों ने मना किया। मैंने कहा नहीं, ये चीज मैंने पहले कभी नहीं की, मैं ये करना चाहता हूं। उसके बाद मैं किसी बाबा तांत्रिक को ढूंढना चाहता था, भूत प्रेत की जानकारी पाना चाहता था और इसे एक अलग डायरी में लिखने लगा। घर भूतिया है, कहीं ऐसा तो नहीं घर के किसी भूत ने मेरी बीवी के साथ कुछ किया? पागलपन में इंसान कभी कभी कुछ भी कर सकता है। और एक बाबा मुझे मिले जो मेरे घर तक आने को तैयार थे। रात के वक्त आए थे और वहां डिनर तैयार था 3 लोगों के लिए, जैसे ये खाना किसी ने बनाया हो, मेहमान के लिए भी बनाया हो। तांत्रिक बाबा वहां पर बैठे थे। तांत्रिक बाबा कहने लगे ये खाना किसने बनाया है? मैंने कहा बाबा जी इसके बारे में अब तक मैं पता नहीं लगा पाया हूं 10 सालों से, और सच बताऊंगा मुझे समय समय पर भूलता भी है, तो शुरुआत से क्या क्या हुआ मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो जो मैंने डायरी में लिखा है मैं आपको बता देता हूं, आप सवाल पूछिए। बाबा ने कहा मैं समझ सकता हूं, तुमने अपने बारे में मुझे पहले बताया है, तो मैं वहां से शुरुआत करूंगा जहां पर तुम कुछ कर नहीं पाए। अपने आप डिनर बना हुआ होता है और अब मैं मेहमान के तौर पर आया हूं तो मेरे लिए भी खाना बना है। इसका मतलब ये कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन इतना भी है वो गुस्से में भी है। कारण क्या हो सकता है? मैंने कहा बाबा जी आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। बाबा झाड़ फूक नहीं करना चाहते थे, पहले पता लगाना चाहते थे कि ये प्रेत आत्मा आखिर किसकी है, क्या ये कोई प्रेत आत्मा ही है। बाबा ने कहा कभी कभी ऐसे घरों में शैतान छिपे होते हैं जो मासूम बनने का नाटक करते हैं, और हमारे जैसे तांत्रिक बाबा प्रीस्ट भी उनके जाल में फंसते हैं और फिर वो उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। शैतान किसी प्रेत आत्मा से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं और वो बहकाते हैं, इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा। हो सकता है वो तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए कर रहा हो ताकि उसे नए नए शिकार मिलते रहें। बाबा पूरी की पूरी जगह को खंगालना चाहते थे और मैं बाबा का साथ देता चला गया। पहले तो उन्होंने हर एक कमरे में जाकर यह महसूस किया कि यहां किसी तरह की कोई ताकत तो है जो चीजों को हिलाती है, और सच में हमें जवाब मिलता।
क्या यहां पर कोई ताकत है? कोई ना कोई चीज हिलती, नीचे गिरती। और बाबा ने कहा, मैं झाड़ फूंक कर सकता हूं, इसे अभी यहां से बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन तुम मुझे यहां इसलिए नहीं लेकर आए कि यह जगह भूतिया है, बल्कि तुम इसलिए लेकर आए हो कि यहां से कोई गायब हुआ है, तुम्हें जवाब चाहिए। तो झाड़ फूंक तो करने का कोई खास फायदा नहीं है। उसके बाद बाबा ने एक तरीका सुझाया, ओइजा बोर्ड। ओइजा बोर्ड से हम जवाब मांग सकते हैं और जो भी प्रेत आत्मा यहाँ पर मौजूद है वो जवाब देगी, लेकिन ओइजा बोर्ड से हम उसे एक ताकत देंगे। अगर सच में मेरी बात सही है, वो एक शैतान है, तो वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहेगा और उससे वो 10 गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। सोचो, एक ऐसी ताकत जो पहले ही इतनी बड़ी है, उसे 10 गुना और ज़्यादा ताकतवर बनाकर हम अपना नुकसान कर सकते हैं। मैंने कहा, बाबा अगर ऐसी बात है तो आप अपना काम कीजिए, उसके बाद ये काम मैं अकेले करना चाहूँगा। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मुझे कोई गम नहीं होगा, कम से कम अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश में ही मैं मारा गया। बाबा ने कहा, बिल्कुल, क्योंकि ये काम मैं भी करना नहीं चाहूँगा, मैं तो उसे दूर ही करना चाहूँगा। और तुम्हें भी मैं कहता हूँ, अपनी बीवी को ढूंढने के लिए कोई और तरीका अपनाओ, ये सही नहीं रहेगा, इसमें खतरा बहुत है। बाबा गार्डन में घूमे और जगह घूमे और उसके बाद बाबा ने कहा, जो ताकत है वो घर से जुड़ी है और वो किसी को भी घर के करीब आने देना नहीं चाहती। ये किसी भी तरह की ताकत हो सकती है, मैंने महसूस किया, और वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही। इसके पीछे कारण कोई भी हो सकता है। अब इसका जवाब तुम्हें ओइजा बोर्ड से मिलेगा और ये काम रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच करना। और याद रखना, खतरा बहुत है। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हें नुकसान हो सकता है, वो ताकत तुम पर हावी होने लगे, तुम्हें मारने की कोशिश करे, तो सबसे पहले घर से बाहर निकलना, चाहे जिस भी हालत में, चाहे तुम्हें खिड़की तोड़कर बाहर निकलना पड़े। इससे तुम ओइजा बोर्ड से दूर चले जाओगे और वो 10 गुना कमज़ोर। तब हो सकता है तुम्हें ज़्यादा नुकसान ना हो। फिर बाबा वहाँ से चले गए। बाबा से कोई खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर छोटा सा हुआ। ओइजा बोर्ड से सीधे सीधे मैं उस आत्मा से बात कर सकता हूँ जो यहाँ पर मौजूद है। क्या उसने मेरी बीवी को मारा? अगर ऐसा है तो क्यों? बदला क्यों लिया गया मुझसे? रात के 12 बजे मैंने ओइजा बोर्ड सामने रखा था। मोमबत्ती जलाई थी जैसे बाबा ने कही थी। मोमबत्ती जलाने के बाद एक एक करके मैं वो मंत्र पढ़ता चला गया। हे आत्मा, तू जो भी है, मैं तेरे बारे में जानना चाहता हूं। मैं आह्वान करता हूं, आ जा यहां पर, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। दे जवाब इस ओइजा बोर्ड से। मैं तुझे आज़ादी देता हूं अपनी ताकत का प्रसार करने की। तब एक मोमबत्ती बुझ गई, 3 मोमबत्तियां रह गईं। इसका मतलब था वो आत्मा यहीं पर है। और फिर सिर्फ मैं अकेला था। मैंने अपनी उंगली प्लेनचेट पर रखी। अकेला कोई इसे हिला नहीं सकता, लेकिन वो प्लेनचेट गोल गोल घूमने लगा था। ताकत उसे यहां हिला रही थी और मैंने सवाल पूछा, क्या तुम यहां पर मौजूद हो? वो प्लेनचेट यस पर पहुंच गया। मेरी सांस रुकने लगी। ये सच है, ये ताकत मुझसे बात कर रही है। और फिर मैंने उसे कहा, मुझे बस इतना बता दो, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो या नहीं? वो प्लेनचेट एक बार यस पर गई, फिर नो पर, फिर यस पर, फिर नो पर। इसका क्या अर्थ? मैं समझ नहीं पा रहा था। वो ताकत मुझे नुकसान पहुंचाना भी चाहती थी और नहीं भी पहुंचाना चाहती थी। इसका क्या मतलब हो सकता है? उसके बाद मैंने वो सवाल पूछा जो सबसे कठिन था और मुझे 5 मिनट लग गए। वो प्लेनचेट अपने आप हिल रही थी। मैं वो सवाल पूछना चाहता था। मुझे डर था इसका जवाब हाँ में ना हो। क्या तुम नंदिनी हो? वो प्लेनचेट यस पर आ गई और जैसे मेरे लिए ये एक सदमा था। मेरे हाथ पांव पूरी तरह से ठंडे फिर गए। जो उत्सुकता थी मेरे अंदर अपनी बीवी का सच पता लगाने की,
शायद मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई होगी, खुश होगी लेकिन जिंदा होगी। लेकिन ये जवाब सुनने के बाद मेरा शरीर शिथिल पड़ चुका था। मैंने डायरी में ये लिखा कि मेरी बीवी मर चुकी है और ये ओइजा बोर्ड से मुझे जवाब मिला है। दोबारा शायद मैं इस चक्रव्यूह में कभी नहीं फंसूंगा। जो जो अब हो रहा है वो पिछले 10 सालों से कभी नहीं हुआ था। जिसके बाद मैंने जवाब पूछा, नंदिनी क्या ये तुम हो? एक बार सच बता दो। जवाब हाँ में था। लेकिन अगर वो मेरी बीवी है, वो मुझे नुकसान भी पहुंचाना चाहती है और नहीं भी, ये कैसे हो सकता है? और फिर मैंने ये सवाल पूछा, नंदिनी तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? हाँ में जवाब मिला। और अब मैंने पूछा, बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या हुआ था? और प्लेन जेट ABCD के ऊपर घूमता गया, पूरे के पूरे अल्फाबेट। उसके बाद जैसे ही मैंने डायरी आगे की, प्लेन जेट एक अल्फाबेट पर रुका और मैंने उसे नोट किया। फिर दूसरे अल्फाबेट पर मैंने उसे नोट किया। पूरी एक लाइन, पूरा एक पैराग्राफ, पूरा एक पन्ना भर गया। मैं लिखता चला गया और जब बारी आई पढ़ने की, वो प्लेन जेट उछला था, दीवार से टकराया था और वो प्लेन जेट टूट गया। फिर ओइजा बोर्ड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ओइजा बोर्ड की धज्जियां उड़ चुकी थी, क्योंकि उस पन्ने पर लिखा था, हमारा प्यार अधूरा नहीं रह सकता था। हम एक साथ ही थे, एक साथ ही हैं, लेकिन कुछ ऐसा जिसने हमें दूर कर दिया। उसका जवाब तुम्हें वो झोंपड़े में मिलेगा। झोंपड़े में बेसमेंट है। ये बेसमेंट तुम बना रहे थे और बाकी जवाब तुम्हें वहीं पर मिलेंगे। ये मुझे नंदिनी ने बताया था। मैं भागा उस झोंपड़े की तरफ। बागान में बना वो झोंपड़ा मुझे पहले से असाधारण लगता था। मुझे ऐसा लगता था कुछ तो है। इस झोंपड़े को क्या मैंने सिर्फ सामान रखने के लिए बनाया था? मैं भूल गया था। फिर मेरी बीवी यहां पर लकड़ियां रखने लगी, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा, लकड़ियों को हटाने लगा। मैंने झोंपड़ा ऐसे बनाया था कि कोई पता कर ही ना पाए कि इसके नीचे बेसमेंट है। और अब मैं अपनी आदतों को पहचानने लगा। मैं हथियार नहीं बनाऊंगा, ताकि अगर जंग हो, मैं नहीं चाहता मेरी बीवी को नुकसान हो। जंग में आपके पास जितने भी हथियार हों, सबसे पहले सुरक्षा आती है, ना कि दूसरों को मारना। तो मैं एक बेसमेंट बनाऊंगा। मैं ऐसा करूंगा, टनल्स बनाऊंगा जिससे नीचे सुरक्षित रहा जा सके। तो ये काम मैंने किया होगा। लकड़ियों को हटाता चला गया और उसके बाद बेसमेंट को ढूंढने के लिए दरवाजा मिल ही नहीं रहा। मैंने फर्श को तोड़ दिया, लकड़ी का वो फर्श और नीचे पत्थर का दरवाजा। वो दरवाजे का हैंडल एक तरफ था, जो झोंपड़े की एक तरफ निकली हुई वो चेन थी, जिसे बाहर की तरफ जब मैंने खींचा, वो स्लैब एक तरफ खिसकी। सीढ़ियां थी नीचे जाने के लिए। वो सीढ़ियों पर मैंने एक कंकाल देखा था। घुटनों पर आ गया था मैं, घुटनों पर रोता चला गया था और वो कंकाल जोर जोर से हिलने लगा था। वो जो प्रेत आत्मा थी मेरी नंदिनी की ही थी। और वो कंकाल के पास पड़ी एक किताब उठाई थी मैंने, पढ़ने लगा था मैं। नंदिनी ने लिखा था। वो यहां आया करती थी लकड़ी रखने के लिए। हमेशा उसे शक था कि मैंने ये झोंपड़े को किसी काम के लिए तो बनाया होगा, लेकिन मैं भूल चुका था। और एक बार नंदिनी जब लकड़ियों को एक तरफ कर रही, उसने वो चेन को खींच कर देखा। चेन को खींचा तो स्लैब ऊपर की तरफ हुई। मैंने हाइड्रोलिक दरवाज़ा बनाया था, लेकिन जिसके बाद वो सीढ़ियों से जब नीचे गई, उसे नहीं पता था किस कोड के जरिए मैं इसे अंदर से खोल सकता हूं। यानी सच में कोई बाहर से यहां आकर इस बेसमेंट को ढूंढ निकाले तो अंदर से बाहर निकलने का रास्ता उसे पता ना लगे।
नंदिनी मुस्कुराती मुस्कुराती बेसमेंट को देखने के लिए गई थी। ऊपर से हाइड्रोलिक दरवाजा बंद हो गया, जिसके बाद वो दरवाजा खोल ही नहीं पाई। मेरी सेहत तो खराब थी ना, मैं तो घर में सोया और शाम को मुझे याद ही नहीं कि वो झोंपड़े की सफाई करने आई थी, ना कि घर की सफाई करने की। मैं घर में उसे ढूंढता रहा और वो उन सीढ़ियों पर थी और उस डायरी के आखिरी पन्नों में उसने लिखा था, अगर मैं जिंदा ना बची तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी और मैं कोशिश करूंगी, अगर मैं जिंदा ना भी रही तुम्हारे साथ जरूर रहूंगी। मैं बहुत रोया था। फिर पुलिस स्टेशन जाकर मैंने गवाही दी। क्या हुआ और कैसे हुआ मैंने सब कुछ बताया। मुझे लॉकअप में डाला गया, पूछताछ की गई, लेकिन मेरे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स वहां पहुंचे और उन्होंने मेरी दिमागी हालत की जानकारी दी। ये एक तरह से हत्या ही थी, लेकिन गैर इरादतन। मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा, ये एक हादसे की तरह था। मैंने उस बेसमेंट को बनाया था छिपने के लिए, लेकिन मुझे अंदाजा तक नहीं था। बेसमेंट जिसकी जानकारी मैंने अपनी बीवी को भी नहीं दी थी। मैं सोच रहा था अच्छी तरह से बना कर दूंगा, बीच में मैं भूल गया। वो वहीं पर कैद हो गई। वो उस बेसमेंट से निकल ही नहीं पाई। ये एक दर्दनाक कहानी थी। उसके बाद उस घर में रहने की कोशिश मैंने की, लेकिन रहा नहीं जा सकता था। 2 साल तक मैं पागल खाने में रहा और मुझे ये समझाया गया, मेरी ये जो हालत है वो सुधरेगी नहीं, लेकिन अगर मैं अकेला रहूंगा शायद ठीक रहेगा। मैंने ये भी माना भूत प्रेत नहीं होते, क्योंकि अगर आप हामी भरते रहें तो आपको हमेशा के लिए पागल खाने में ही रखा जाएगा। मैंने कहा नहीं होते और वापस इसी घर में 2 साल बाद आया हूं। मुझे नहीं पता मेरी नंदिनी की प्रेत आत्मा यहां पर मौजूद है या नहीं, लेकिन बाहर वाला ये गेट लगाते वक्त मैंने यही सोचा है, चाहे जो हो मैं यहीं पर रहूंगा। और जब घर के अंदर मैंने वो डाइनिंग टेबल को साफ देखा ना, मुस्कुराया था मैं। मुझे नहीं पता आप कैसा महसूस करेंगे, मुझे एक पागल समझेंगे या एक सनकी, लेकिन इस घर में मैं नंदिनी के साथ रहता हूं। वो रात के वक्त मेरे लिए खाना भी बनाती है, वो मुझसे बातें भी करती है। मैंने तरीका ढूंढ लिया है एक प्रेतात्मा से बात करने का भी, उसे और ताकतवर बनाना ताकि मैं उसे देख भी पाऊं। मैं पागल नहीं हूं, मेरी कहानी अद्भुत है।